Okay, so this is lecture number. दिस इज लेक्चर नंबर 5। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं शेप फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था, वी हैव स्टार्टेड द जीवीएल लोड विच इज ग्रेजुअल वेरी लोड। आज हम वो कंटिन्यू रखेंगे और विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। और आप यहाँ से देखिए, दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी। एंड बी पे जो इंटेंसिटी है उसे हम क्या लेंगे? मैंने आपसे कहा था कि जीवीएल जब लोड हो, दिस इज 1 डिग्री लोड जीवीएल, जिसे आप जीवीएल लोड बोलते हैं, ग्रेजुअली वेरिड लोड, या फिर बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, या फिर ये ट्रायंगुलर रोड है, इसकी शेप से दिख रहा है। आपका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसे लेते हैं डब्ल्यू, और यूनिट क्या रहते हैं? किलो न्यूटन पर मीटर। तो अगर स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन पूछना है आपसे तो कैसे पूछेगा एग्जामिनर? देयर इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग जीरो इंटेंसिटी at end A and which is gradually varying to maximum intensity W at the right end। तो आपका ये स्टेटमेंट बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब ये अगेन एक स्टैंडर्ड केस है, इसके हमें हमने जो है डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखने हैं। मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स यहाँ पे लिखवा भी सकता हूँ, बट आई वांट कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल पे हो। तो लोड को देखकर क्या रिएक्शंस डेवलप होंगे? यस, रिएक्शंस डेवलप होंगे। कहाँ पर होंगे रिएक्शंस? कहाँ डेवलप होते हैं? सपोर्ट्स पे। सपोर्ट्स कितनी है? दो। लोड किस तरह का लगा है? लोड वर्टिकल लगा है। अगर वर्टिकल लोड है तो रिएक्शन भी वर्टिकल ही प्रोड्यूस होंगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस होगी। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं रिएक्शन, और फर्स्ट रिएक्शन आर ए एंड सेकेंड रिएक्शन। नाउ दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल लोडिंग केस। इफ यू सी फ्रॉम द सेंटर लाइन, तो क्या मिरर इमेज बन रहा है? क्या कोई सिमेट्री है? नहीं है। तो इसको हमने हमें किससे सॉल्व करना पड़ेगा? फ्रॉम द कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते थे? उस मेथड में वी यूज, हम पहला इक्वेशन कौन सा यूज करते हैं? समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी सपोर्ट इक्वल टू जीरो। तो जनरली हम लोग राइट सपोर्ट लेते हैं, तो पहले राइट सपोर्ट के ऊपर क्या करें? मोमेंट को जीरो लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? विल स्टार्ट, अगर हम राइट पे लिख रहे हैं तो विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहला कौन सा लोड है? दैट इज आर ए। और सेकंड कौन सा लोड है? दैट इज दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें ये दोनों लोड कंसीडर करने हैं। थर्ड रिएक्शन कंसीडर होगा? नहीं होगा, क्योंकि आर बी खुद पॉइंट बी से पास कर रहा है। तो लिखेंगे इक्वेशन, आर ए इंटू एल। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन क्विकली, पॉजिटिव और नेगेटिव। आर ए इंटू एल कैसा है? रिएक्शन मोमेंट सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज को क्या लिया जाता है? लेफ्ट क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेंगे। अब जो भी मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज उसे हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब मोमेंट किसके कारण लिखना है? ये जो ट्रायंगल लोड है इसके कारण। तो टोटल लोड लिखेंगे पहले। टोटल लोड क्या होता है ट्रायंगल लोड का? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू एल इंटू डब्ल्यू। अब ये आपने टोटल लोड बना दिया। इस टोटल लोड की एप्लीकेशन कहाँ पे होगी? ये हमने डिस्कस किया था। दिस टोटल लोड इज अप्लाइड ऑन द सीजी ऑफ द लोडिंग डायग्राम। तो सीजी ऑफ लोडिंग डायग्राम कहाँ पर है? यहाँ पर। जिसका डिस्टेंस कितना होगा बड़े एंड से, ये भी मैंने डिस्कस किया है। द डिस्टेंस इज L/3। छोटे एंड से कितना होगा? 2L/3। क्योंकि आप टोटल लोड लगा दीजिए यहाँ पर। दिस इज अज्यूम टोटल लोड जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। और ये टोटल लोड जो है उसका वैल्यू कितना है? WL/2। ठीक है जी। अब मेरे को डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मूवमेंट कहाँ लिख रहा हूँ? बी पॉइंट पे। तो मैं डिस्टेंस कौन सा लूंगा? ये वाला, L/3 इंटू L/3। ये डिस्टेंस आ गया इक्वल टू जीरो। तो क्या लोड का वैल्यू आया? सॉरी, क्या रिएक्शन का वैल्यू आया?
आर ए इंटू एल इक्वल टू WL/2, WL² डिवाइड बाई 6। एल और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर ए कम्स आउट टू बी WL/6। दिस इज द वैल्यू फॉर आर ए। हमने एक रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया है, अब दूसरा रिएक्शन किससे फाइंड आउट करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट सेकंड रिएक्शन? कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? हम्म विल यूज द सेकंड इक्वेशन, वर्टिकल लोड वाला इक्वेशन। ठीक है, वर्टिकल लोड वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ये मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज ऑन ए बीम इक्वल टू जीरो। तो ऊपर से लोड कितना लग रहा है, फ्रॉम टॉप टू डाउन लोड कितना है बीम पर? दैट इज योर एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। वो क्या आ गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है, और ये किसके बराबर होना है? नीचे से रिएक्शन कौन सी है? दो रिएक्शन है नीचे से, आर ए और आर बी। ये दोनों रिएक्शन मिलकर रोड लोड को रोक रही हैं, वर्टिकल लोड को। तो आर ए प्लस आर बी, क्या आर बी का वैल्यू मिल जाएगा अब? तो आर बी कैसे लिखेंगे? WL/2 माइ WL/2 माइनस WL/6। तो एलसीएम क्या आएगा 2 और 6 का? 6। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। 3 - 1 इंटू WL। ये कितना हो गया? 2/6। 2/6 कितना होता है? 3। तो वैल्यू क्या बना? WL/3। आर बी कम्स आउट टू बी WL/3। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। दो रिएक्शन की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। आर ए की वैल्यू कितना आया है? आर ए वैल्यू कम्स आउट टू बी WL/6 एंड आर बी कम्स आउट टू बी WL/3। नोट इट डाउन। जैसे ही नोट होता है मुझे यस लिखिए, फिर मैं अगले पेज पे चलूँ। हो गया नोट? नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी नोट कर लीजिए। Okay, if noted, we can proceed further now. Okay, let's go. So, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? हमारा नेक्स्ट काम क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट द shear फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो दिस वाज द केस। यू हैड बीम लाइक दिस। देखिए, इसमें भी रिएक्शंस आप लोग याद कर लेंगे साथ साथ में ही। अगर ये आपका लोड है, दिस इज W एंड दिस इज L। तो ये एंड ए है, दिस इज एंड बी। तो रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा? तो जो बी एंड की रिएक्शन है, दैट इज आर बी इक्वल टू WL/3 एंड आर ए इक्वल टू WL/6। अब देखिए, जहां पर ये बड़ा एंड का इंटेंसिटी होगा ना, ये W यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, उसके नीचे रिएक्शन बड़ा आएगा। ठीक है, तो आरबी का वैल्यू क्या है? WL/3। WL/6 क्या है? WL/3 से छोटा है, तो दूसरे एंड पे चला जाएगा छोटा इंटेंसिटी का रिएक्शन। तो ये दोनों वैल्यूज आपको एज इट इज यहाँ पे याद करनी है। अगर मैं लोडिंग डायग्राम को रिवर्स कर दूं, लुक एट दिस फिगर, तो मैं इस बार मैक्सिमम इंटेंसिटी लेफ्ट हैंड पे बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या रिएक्शंस भी इंटरचेंज हो जाएंगी? यस और नो? रिएक्शंस भी इंटरचेंज हो जाएंगी। इस बार जो है वो ज्यादा बड़ा लोड किसके नीचे, किस सपोर्ट पे है? ए सपोर्ट पे। तो आपका ए सपोर्ट का रिएक्शन इस बार क्या आएगा? आर ए इक्वल टू, क्या वैल्यू आएगी? WL/3। और आरबी की वैल्यू क्या आएगी? WL/6। आई थिंक यू गॉट इट नाउ।
कैसे ये रिएक्शंस इंटरचेंज हुए, और ये हमें जो रिजल्ट है ये डायरेक्टली याद रखना है आज के बाद। हमें एग्जामिनेशन में क्या करना है, इसको याद करके जाना है, ताकि हमारा वहां पे टाइम वेस्ट कम हो, क्योंकि इसमें आगे कैलकुलेशन जो कि बहुत लंबी है। तो मैं अभी से सारा रिजल्ट बता रहा हूँ क्या क्या याद करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करना। सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए स्पैन ड्रॉ करते हैं। ये स्पैन ड्रॉ हो गया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, आपकी रिएक्शन यहाँ पे, आपको पता है कि हमेशा लेफ्ट से काम करते हैं। ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड जा रहा है, तो क्या करेगा, अपवर्ड ले जाएगा शेयर फोर्स को, कितनी वैल्यू से, जितना रिएक्शन का खुद का वैल्यू है, WL/6 से ले गया। फिर क्या हुआ, पॉइंट, अब हमारे पास ए से लेके बी तक लोड लगा है, ट्रायंगुलर लोड। तो ट्रायंगुलर लोड क्या करेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू को डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब हम लिखते कैसे हैं, चल किस में रहा था, ए पॉइंट पे, WL/6, पहुंचना कहाँ पे है, बी पॉइंट पे। तो क्या बी पॉइंट तक पूरा ट्रायंगल पिक्चर में आ गया, यस पूरा ट्रायंगल पिक्चर में आ गया। तो क्या माइनस करेंगे, टोटल एरिया, एरिया माइनस करोगे तो किलो न्यूटन में लोड माइनस कर दोगे, है ना, शेयर फोर्स की बात चल रही, तो यूनिट क्या रहेंगे, किलो न्यूटन रहेंगे। तो लिख दो WL/2, यही था ना टोटल लोड, हाफ बेस इंटू लेंथ, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आपका शेयर फोर्स रहेगा बी पॉइंट। तो ये क्या आ गया, WL/6 माइनस WL/2, एलसीएम क्या आएगा, 6, 1 - 3 WL, कितना हो गया, अगेन 2/3, बट इस बार साइन क्या आएगा, -WL/3। तो ये माइनस ही होना है, क्योंकि बाद में क्या होगा कि पॉइंट बी पे आपको रिएक्शन मिलेगा अपवर्ड, तो वो वापस से जाके कहाँ जोड़ देगा, बेस लाइन पे। तो मैं यहाँ पर ऑर्डिनेट पहले ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने ऑर्डिनेट ड्रॉ किया, और इसका वैल्यू कितना है, WL/3। अब इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, आपका यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 डिग्री, तो बच्चे कैसे ज्वाइन करेंगे बताओगे आप मुझे खुद, राइट डाउन कमेंट सेक्शन, किससे ज्वाइन करूंगा, अगर 1 डिग्री ऑर्डिनेट शेयर फोर्स का है, तो बेंड, सॉरी लोडिंग का है, तो शेयर फोर्स का स्लोप किस डिग्री का होगा, 2 डिग्री, यस, पर कौन सा है स्लोप, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, dV/dx। तो dV/dx is the slope of the shear force between portion A to B, which actually depends upon the loading intensity. What is the loading intensity, मुझे लिखो कमेंट सेक्शन में, लोडिंग इंटेंसिटी को कैसे लिखते हैं, लोड इज डाउनवर्ड, क्या उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोनों चीजें लिखो। लोड इज डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड लोड को क्या लेते हैं, नेगेटिव, और लोड इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, एंड नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, लोड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना, लेफ्ट पे 0 है, राइट पे मैक्सिमम है, तो लोड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ये कौन सा स्लोप होता है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप कैसा बनेगा, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, क्या ये स्लोप बनाना सही है, इज दिस द राइट स्लोप, इफ राइट यस, दिस इज द नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। तो ये आपका ये स्लोप आ जाएगा, दिस इज द स्लोप। ठीक है, कुछ ऐसा स्लोप आएगा, एक्चुअल में पूरा ऐसा डायग्राम नहीं होगा, ये थोड़ा सा मैंने ऑर्डिनेट बड़ा बना दिया था, लेट मी करेक्ट इट, थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा यहाँ पर, ऑर्डिनेट का वैल्यू उतना ही रहेगा, ऐसे बनेगी। कर्व नहीं बन रहा है, वेट, तो मैं ऐसे समझ लो, आपका ये डिग्री कितना है, दिस कम्स आउट टू बी 2 डिग्री। ठीक है, तो जो ऊपर हुआ दैट इज पॉजिटिव, और जो नीचे बना दैट इज नेगेटिव, इज इट राइट, ओके, दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। इसको नोट कर लीजिए शेयर फोर्स डायग्राम को, फिर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं इसका। अच्छा मुझे अब एक चीज बताएं,
क्या आपको ये पता है एट विच डिस्टेंस द शेयर फोर्स इज मैक्सिमम? अगर आपको पता है तो लिखें यस, पता है नहीं पता है तो नो लिखें। पिछले केसेस में क्या हो रहा था कि वो पॉइंट आ रहा था आपका सेंटर पॉइंट, जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा था। यहां पर जो पॉइंट है, क्या वो सेंटर पॉइंट है? प्रॉब्लम लाइज है कि ये सेंटर पॉइंट है कि नहीं। दिस पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है आपका शेयर फोर्स। तो ये बात तो पता है कि यही पॉइंट है जहां पर आपका क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। पर क्या मुझे इसका डिस्टेंस पता है? व्हाट इज द डिस्टेंस हियर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? मुझे नहीं पता। अगर मुझे ये नहीं पता डिस्टेंस, तो मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा कैसे? बेंडिंग मोमेंट तो निकलेगा ना, किसी डिस्टेंस पे निकलेगा। तो पहला काम क्या है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में, मुझे ये डिस्टेंस का पता करना है कि किस डिस्टेंस पर आपका साइन चेंज हो रहा है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अगर ये नोट हो गया तो हम आगे चल सकते हैं। इफ नोटेड वी कैन गो फर्दर, प्लीज राइट यस। ओके डन। सो नेक्स्ट पार्ट कम्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ठीक है। तो पहला बताएं मुझे, बेंडिंग मोमेंट ए पे क्या होगा? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट वैल्यू एट ए और बी? दोनों पे जीरो है, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम सपोर्ट्स हैं और सिंपल सपोर्ट्स हैं। बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू जीरो। अब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ लिखूं, किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है? मुझे करना है इस पॉइंट पे फाइंड आउट। ये जो पॉइंट बना है, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट का एक्स डिस्टेंस जो है वो मुझे नहीं पता। तो इस पॉइंट को एक नाम दे देता हूं, डी पॉइंट, जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। इतना तो पता है कि यहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, बट कितना डिस्टेंस है वो नहीं पता। पर मुझे ये जरूर पता है कि यहाँ पर शेयर फोर्स का वैल्यू क्या है। क्या मुझे बता सकते हैं कि डी पॉइंट पे शेयर फोर्स का वैल्यू क्या है, जहां साइन चेंज हो रहा है? क्या ग्रेजुअल चेंज हो रहा है कि सडन चेंज हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। क्या ग्रेजुअल चेंज हो रहा है कि सडन चेंज हो रहा है? अगर ये ग्रेजुअल चेंज हो रहा है तो कैन आई टेक shear force at point D equal to zero or not? Tell me this. We're going very slow to understand the concepts here, because this is the shear force variation is gradual changing, not sudden. Sudden किस केस में होता है? जब इस तरह से सडन जंप आता है शेयर फोर्स में, सडन जंप आएगा, सडन फॉल आएगा, तब यहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू जीरो नहीं होता, नॉट इक्वल टू जीरो। बट क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, तो शेयर फोर्स का वैल्यू वी कैन टेक इट एज जीरो। तो क्या करेंगे, विल राइट इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स फॉर दिस पॉइंट, फॉर दिस पॉइंट डी पॉइंट, एंड विल टेक द शेयर फोर्स इक्वल टू जीरो। क्या समझ आया? उस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर हम शेयर फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखूंगा आर ए, आर ए माइनस ये ट्राइंगल का एरिया है ना, आर ए माइनस ये ट्राइंगल का एरिया, एंड आई कैन इक्वेट इक्वल टू जीरो। तो ये ट्राइंगल निकाल सकते हैं। ये ट्राइंगल मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको अलग से। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। यहां से आपका आर ए आ रहा है। आर ए का वैल्यू कितना है? आर ए का वैल्यू है WL/6। और इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं जो कि डिस्टेंस x के बराबर है, जिसकी लेंथ, ठीक है। और इसका ऑर्डिनेट कितना होगा? कोई बच्चा मुझे ऑर्डिनेट बता सकता है इसका कितना होगा? व्हाट इज द ऑर्डिनेट हियर? एनीवन? क्योंकि आपका बेसिकल ट्रायंगल पूरा है ये ऐसे, आप सिर्फ एक्स डिस्टेंस के लिए काम कर रहे हो। जब पूरा है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है? डब्ल्यू, मतलब पूरी लेंथ कितनी है? एल। आप मेरी बात समझे? तो मुझे पता है एक्स डिस्टेंस पे कितना एल्टीट्यूड होगा। वेरी इजी, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यू कैन इजीली कैलकुलेट। कोई बच्चा निकाल के दिखाए मुझे, एनीवन? सी, आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर,
एक जिसका लेंथ एल है, उसका ऑर्डिनेट क्या है, डब्ल्यू, उसको डिवाइड बाय एल कर दो। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दिस डब्ल्यू डिवाइड बाई एल। आपने क्या किया, एल्टीट्यूड डिवाइड बाई लेंथ, तो ये भी एल्टीट्यूड डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई, सॉरी, ये एक्स नहीं आएगा, ये ऑर्डिनेट आएगा। ये हमने पता करना था कितना है, ये हमने पता करना है कितना है। इसको मैं अभी एल्टीट्यूड लिखता हूँ सिर्फ, एल्टीट्यूड डिवाइड बाई एक्स। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड हो गया डब्ल्यू इंटू एक्स बाई एल। तो ये आपका कितना हो गया, डब्ल्यू इंटू एक्स बाई एल। इज दिस क्लियर? तो अब मैं शेयर फोर्स का इक्वेशन लिख सकता हूँ इस पॉइंट पे। दिस इज पॉइंट डी, आई कैन इजिली राइट द शेयर फोर्स इक्वेशन नाउ। क्या लिखूंगा, आपका एक्स जो ए पॉइंट से शुरू कर रहे हो आप, तो प्लस डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस ब्लैक ट्राइंगल का एरिया, टोटल लोड लिख देंगे 1/2 इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स बाई एल। इसको इक्वेट कर देंगे जीरो। दिस इज द इक्वेशन फॉर वी डी इक्वल टू जीरो। क्या समझ आया बच्चे? तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिलेगा, डब्ल्यू एल बाई सिक्स इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू एल। तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये टू से ये थ्री आ जाएगा। तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर बाई थ्री। तो आपका एक्स का वैल्यू आ गया। नाउ यू गॉट द डिस्टेंस, कि किस डिस्टेंस पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपने याद रखना है, ये फिगर था, कितने डिस्टेंस पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, एक्स इक्वल टू एल अंडर रूट बाई थ्री। तो ये अब डायरेक्टली याद रखेंगे, ये रिएक्शंस को याद रखेंगे। और ये कहाँ से होगा, हमेशा कहाँ से लिया जाएगा, जीरो इंटेंसिटी वाली सपोर्ट से। लाइक अगर मैं राइट वाले में इसमें देखूं, इस वाले फिगर में देखूं, तो आपका एक्स कहाँ से लिया जाएगा, आप एक्स लोगे जीरो इंटेंसिटी वाले से। और एक्स का वैल्यू कितना होगा, एल अंडर रूट बाई थ्री। क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया बच्चे, हाउ डज इट वर्क? ठीक। तो आप यहाँ पर पहले तो ये नोट कीजिए, दिस स्लाइड, उसके बाद आप उस फिगर में उसको एक्स को लिखिए। जब नोट हो जाता है मुझे बता दीजिए, हम आगे चलते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, एक्स पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे। अब ये फिगर देखिए, और यहाँ से आप बेंडिंग मोमेंट लिखिए, है ना। हम यहाँ से अब बेंडिंग मोमेंट लिखते हैं। ये नोट हो गया आपका ऊपर। तो बेंडिंग मोमेंट किस पे निकालना है अपने को, डी पॉइंट पे, जिसका एक्स का वैल्यू क्या है, एल बाई अंडर रूट थ्री। यहीं पे बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होगा, इसी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्या लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट, क्या इसको मिटा दूं जो ऊपर काम किया है, मेरे को फिगर चाहिए ये वाला। आपने नोट कर लिया होगा अभी तक। ठीक है, तो लेट अस राइट बेंडिंग मोमेंट एट डी। तो कितना लिखेंगे, पहले क्या आएगा, आर ए इंटू एक्स, क्लॉकवाइज है तो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, माइनस टोटल लोड किसका,
ब्लैक ट्राइंगल का वो क्या आएगा, 1/2 इंटू WX/L इंटू एक्स। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। हाफ हाइट इंटू बेस। और ये टोटल लोड कहाँ लगेगा, वेयर दिस विल एक्ट, दिस टोटल लोड विल एक्ट एट दिस CG, किसका, ब्लैक ट्राइंगल का ही CG। तो ये यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, और ये वैल्यू कितना है टोटल लोड का, TL। और ये कितना डिस्टेंस होगा नाउ, नाउ दिस विल बी X/3। ऐसे कितना होता है L/3, और ये डिस्टेंस कितना होगा, X/3। तो ये आपने लिख दिया बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। ठीक है, नो, वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा, WL/6 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू, एक्स का कितना पावर है, X³ डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका एक्स का वैल्यू क्या है, WL/6, एक्स का वैल्यू है कितना, L/√3। यही वैल्यू है ना आपका एक्स का, L/√3। ठीक है, और वहां पे पुट कर दीजिए आगे भी, माइनस W/6 और L/√3 का क्यूब। सॉल्व कीजिए, WL/WL² 6√3 माइनस WL³ यहाँ पे एक L था, L हम भूल गए यहाँ पर ना, यहाँ डिनोमिनेटर में एक L था, तो ये L आया 6L। ये कितना आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा, 3√3 6 इंटू 3√3 इंटू L। तो ये L के साथ ये क्या बन जाएगा, पावर L²। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। अब आप इसमें से एलसीएम ले लीजिए, 18√3 है, ये 6√3, तो क्या दे देंगे, 6, क्या एलसीएम लेंगे, 18√3 आपका एलसीएम आ जाएगा, 18√3। तो ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 टाइम्स WL² माइनस WL²। ये कितना आ गया, 2 टाइम्स WL² डिवाइड बाई 18√3। तो ये आपका हो गया 9। ये आपका वैल्यू आया WL² अपॉन 9√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। ये वैल्यू अब आपको डायरेक्टली याद करना है। तो मुझे बताओ, क्या एग्जाम में इतना बड़ा सॉल्व कर पाओगे, इतना टाइम होता है, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो कुछ रिजल्ट्स हमें डायरेक्टली याद करने होते हैं, और आप ऐसा रिजल्ट कुछ देख सकते हैं। वहां पे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेफ्ट हैंड पे 0 है, राइट हैंड पे मैक्सिमम है ना, और बोलेगा बेंडिंग मोड का वैल्यू कितना है। तो वहां इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर एक्सप्रेशन याद होगा, यू कैन डायरेक्टली मार्क द राइट ऑप्शन। क्या बात समझ आई बच्चे। ठीक है, तो हमारे लिए स्टैंडर्ड, अभी इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको स्टैंडर्ड के इस फिर से रिवाइज कराता हूँ। नोट इट डाउन, यहाँ से करता हूँ, नोट इट डाउन। डन, अब इसको कर लो नीचे से।
ओके, क्या आगे चल सकते हैं? ओके, यस। सो हमने इस तरीके से वी हैव कवर्ड सिंपली सपोर्टेड बीम विद द थ्री टाइप्स ऑफ लोड टिल नाउ। ठीक है, और ये केस था आपका दिस वन। इसमें रिएक्शंस का वैल्यू क्या आएगा? जहां पे बड़ा ऑर्डिनेट है उसके नीचे कितना आएगा? WL/3, WL/6। वो एक्स डिस्टेंस जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आता है वो ये रहा, और वो वैल्यू कितना आता है? L/√3 डिस्टेंस। और वहां पर आपको क्या मिलता है? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम और शेयर फोर्स का साइन चेंज होता है। तो शेयर फोर्स का डायग्राम कैसा बना था? कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा। पॉजिटिव, नेगेटिव, WL/6, WL/3, और यह बना था आपका 2 डिग्री। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अगेन यू नीड टू ड्रॉ द बेस लाइन। उसके बाद ये पॉइंट आ रहा है जहां पर बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, और वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू कितना है बेंडिंग मोमेंट का? फिर से बनाना पड़ेगा। ये बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? ये आपका एक्स डिस्टेंस आ गया, X = L/√3। और यहाँ पर वैल्यू कितना है? WL² / 9√3। शेयर फोर्स ऐसे था, 2 डिग्री। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मुझे बताएं यहाँ से लेके पॉइंट डी तक, ए से डी तक बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या आएगा? DM/dx इक्वल टू वी। वी कैसा है? पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, ऐसा ही है। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग कैसा स्लोप होता है? दिस वन इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो इसको इससे ज्वाइन करो, ये हो गया ज्वाइन। और आगे कैसे ज्वाइन होगा? जीरो से ज्वाइन होगा। तो ये आगे स्लोप कैसा है? नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग कैसा स्लोप होता है? ठीक है, ऐसा। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा आपका। ठीक, तो अंदर साइन कौन सा पुट होगा? कौन सा साइन पुट होगा? क्योंकि सारा का सारा बीम क्या है? सिंपली सपोर्टेड है। तो सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है? सैगिंग। तो मैंने आपसे पहले भी बताया कि जब सैगिंग होता है, किस में होता है? क्योंकि सारा का सारा बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, तो जब सैगिंग होता है तो बेंडिंग मोड के अंदर क्या लिखते हैं? पॉजिटिव साइन। ठीक है, बेंडिंग मोड के अंदर क्या साइन जाएगा? इट डिपेंड्स अपॉन द कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टेड शेप। अंडरस्टूड? ड्रॉ दिस डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, ड्रॉन। ओके, तो क्या क्या याद करना था इसमें हमको? इसमें दो रिएक्शन का वैल्यू याद करना है, WL/6 एंड WL/3। वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये किस पोजीशन के लिए हमने याद किया। लेफ्ट में जीरो, राइट में मैक्सिमम। तो एक्स यहाँ पे याद करना है। एक्स का वैल्यू कितना है लेफ्ट हैंड से? L/√3। और बेंडिंग में मैक्सिमम वैल्यू याद करना है, वो वैल्यू आपका सेम रहेगा, कहीं से भी आप देखें। तो वो कितना वैल्यू रहेगा? WL² / 9√3। तो ये चार वैल्यूज आप याद कर लीजिए इस केस में। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। पूरा सॉल्व करने की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ये सारी वैल्यूज याद की होंगी। डन। ठीक है, अब इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे दिखा है SSC जे की किताब में। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ।
आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ए सिंपल सपोर्टेड बीम इज कैरिंग यूडीएल, इज कैरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लिखा है, यूडीएल नहीं लिखा है, which has written distributed load, is carrying distributed load of zero intensity over one support to linearly varying nature of intensity W over the other support। ठीक है, कहता है द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी, कहता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप क्या होगा। ऑप्शन ए लीनियर, ऑप्शन बी इज पैराबोलिक, ऑप्शन सी इज क्यूबिक पैराबोला, ऑप्शन डी इज जीरो। ठीक है, तो क्या आंसर होगा बताएं जरा। पहले देखिए कि हाउ उसने डिस्क्राइब कैसे किया है, मेरे को पहले इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है आपको बताने में कि हाउ ही डिस्क्राइब्स द बीम। उसने कहा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, जिसका एक एंड हिंज होगा, एक एंड रोलर होगा, उस पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है। तो हमारा जीवीएल भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हमारा यूवीएल भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हमारा यूडीएल भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पर यूडीएल जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जीवीएल क्या होता है, ग्रेजुअली वेरिड लोड। ठीक है, ऑफ जीरो इंटेंसिटी ओवर वन सपोर्ट, कहा एक सपोर्ट पे क्या है, जीरो इंटेंसिटी है, और वो लीनियरली वेरी होता हुआ डब्ल्यू इंटेंसिटी तक पहुंच गया ओवर द अदर सपोर्ट। तो आपको क्लियर हो गया कि आपका लोड क्या है, ट्राइंगल लोड है। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल लोड है तो इसका डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री। तो इसका शियर फोर्स जब बनेगा वो किस में बनेगा, 2 डिग्री में। बेंडिंग मोमेंट जब बनेगा वो किस में बनेगा, 3 डिग्री में। तो आंसर क्या होगा इसका, क्या आंसर होगा इसका, क्यूबिक पैराबोला की पैराबोला। वंशिका, आपने पैराबोला लिखा है बच्चे, एक बार चेक करें, एक बार सोचें फिर से क्या होगा। ठीक है, पैराबोला होगा इसका 2 डिग्री शियर फोर्स डायग्राम, नॉट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वुड बी क्यूबिक पैराबोला। आंसर आपका आएगा क्यूबिक पैराबोला। देखो अभी ये क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं, सच में ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पर एग्जाम में यही क्वेश्चन टफ लगते हैं। क्यों, क्योंकि वहां प्रेशर अलग लेवल का होता है। तो एग्जाम में हमने कोई बच्चे से ऐसा नहीं सुना आज तक कि सर मैंने सिली मिस्टेक नहीं की। हर बच्चा पेपर देने के बाद यही बात करता है कि सर मेरे से सिली मिस्टेक्स हो गई। सिली मिस्टेक्स हमेशा किसमें कंसीडर की जाती है, जो क्वेश्चन बहुत आसान होता है उसी में बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने पूरा सोचना है। अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन को लगना है तो आप इस तरह के क्वेश्चन में आधा मिनट भी सोचेंगे ना तो क्वेश्चन सही कर लोगे। ठीक है, वैसे तो एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा मिनट में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बट मेरा कंसर्न ये है पूरे क्वेश्चन को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, उसके बाद ऑप्शंस की तरफ देखें। हम लोग क्या करते हैं, केवल ऑप्शंस की तरफ दौड़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा नहीं होता, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकेंड, सर्चिंग फॉर अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, हालांकि हमने इसका डायरेक्टली एक्सप्रेशन याद कर लिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन इज
आप साथ साथ में क्वेश्चन लिखिए मेरे। इज सिंपली सपोर्टेड बीम carries a varying load from 0 to one end, from 0 to one end, and W at the other end। तो यहाँ मुझे लगता है क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा है टू वन एंड, तो यहाँ टू की जगह एट आना चाहिए। क्वेश्चन में टू लिखा है, कोई बात नहीं। एट अदर एंड, फुल स्टॉप। इफ द लेंथ ऑफ द बीम इज ए, यहाँ पे एल नहीं दिया, ए लेंथ दिया है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी, कहता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। ऑप्शन ए WA/27, ऑप्शन बी WA²/27, ऑप्शन सी W²A/√27, ऑप्शन डी WA² by 9√3। क्या होगा आंसर? ये तो आसान है आपके लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुत अच्छे उज्जवल। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ गए। लेट अस क्विकली सी द क्वेश्चन फर्स्ट। कहता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई दिक्कत नहीं। कैरीज ए वेरिंग लोड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लिख भी, देखो सेम पेपर में कभी वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लिख रहा है एग्जामिनर, कभी वो वेरिंग लोड लिख रहा है, मतलब एक ही है। फ्रॉम जीरो एट वन एंड, जीरो है और दूसरे एंड पे कितना है, डब्ल्यू, जो कि मैक्सिमम डेंसिटी है। कहता है अगर लेंथ ऑफ बीम ए है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो याद करके आए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वुड बी WA² by 9√3। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है। तो इस तरह से देखिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट से याद करने से वो पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। नाउ यू नो कि क्या है आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे हम। हालांकि वो इस कॉन्सेप्ट का नहीं है, बट वो हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे करते हैं। कल परसों किसी दिन पढ़ा होगा हमने वो। क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम having a span of 3 meter and carrying UDL of 10 kilonewton per meter has a shear force at midspan midspan of option A 15 kilonewton, B is 20 kilonewton, C is 7.5 kilonewton, and D is 0। ठीक है, लेट अस व्यू लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कहता है बीम सिंपली सपोर्टेड है, स्पैन कितना है, 3 मीटर। यूडीएल लोड लगा है इस बार, कितने इंटेंसिटी का, 10 का। हैज शियर फोर्स एट मिड स्पैन, तो शियर फोर्स पूछ रहा है आपसे। तो क्या आंसर होगा? जो निकाल सकते हैं जल्दी निकालिए। तो देर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका स्पैन आपको कितना दे रखा है, 3 मीटर, और इस स्पैन पर यूडीएल लगा है कितना इंटेंसिटी का, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का आपका यूडीएल लग रखा है। कहता है शियर फोर्स एट मिड स्पैन कितना होगा, तो बताओ कितना होगा।
हम्म कितना होगा शेयर फोर्स एंड मिड स्पैन? अगर आपको इस केस, ये स्टैंडर्ड केस आपको अगर याद हो, तो मैंने आपसे कल डायग्राम में बताया भी था, और ये बात मैंने बोली थी कि फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी स्पैन है, फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी लोड है। फर्क ये पड़ता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और ऊपर यूडीएल लगा है ओवर एंटायर स्पैन, तो शेयर फोर्स का वैल्यू सेंटर पे हमेशा जीरो होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का, ऐसी प्रॉब्लम का शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा। तो सेंटर पे शेयर फोर्स क्या रहता है? जीरो। अंडरस्टूड? ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कैंटिलीवर बीम subjected to जनरल लोडिंग। आपको याद होगा, मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था जनरल लोडिंग कंडीशन और लोड स्पेसिफिक केस। ठीक है, तो जनरल लोडिंग कंडीशन में हम लोग क्या अज्यूम करते थे कि बीम पर हर तरीके का लोड लग रहा है, वर्टिकल भी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल भी लग रहा है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एट, क्या पूछा इसने? कहता है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसके ऊपर जनरल लोडिंग कंडीशन लग रहा है, जनरल लोडिंग कंडीशन लग रहा है। तो कहता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर अकर करेगा, कहाँ पर होगा? ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन ए फ्री एंड, ऑप्शन बी फिक्स्ड एंड, ऑप्शन सी मिड स्पैन, एंड ऑप्शन डी क्वार्टर स्पैन। बताओ कहाँ पे होगा? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी बेसिक वन। सब लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए क्या होता है कैंटिलीवर में, हालांकि मुझे सही आंसर मिल चुका है आप लोगों से। दिस इज अ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर में क्या होता है, एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड क्या होता है? फ्री होता है। तो इस पर मान लेते हैं कि कोई भी लोडिंग लगा हो, जनरल लोडिंग कंडीशन है, आप कुछ भी इस पे लोड लगाएं। लेट्स से आपने ये लोड लगा दिया। ठीक है, पहले मैं एक ही लोड से समझाता हूँ आपको। ये लोड पी है। ठीक है, पी लोड मोमेंट कब जनरेट करेगा? पी लोड मोमेंट कब जनरेट करेगा? पी लोड, देखो बी पॉइंट पे पी के कारण कोई मोमेंट है क्या? अगर मैं मोमेंट एट बी लिखूं, किसके कारण? पी लोड के कारण, तो क्या है वो? जीरो है। क्यों? क्योंकि पी लोड खुद पॉइंट बी से पास हो रहा है। ये मोमेंट कब जनरेट करेगा? जब इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा। जैसे ही आप इस स्पैन में एक्स डिस्टेंस से इसको मल्टीप्लाई करोगे लोड को, तो मोमेंट होता क्या है? लोड इनटू डिस्टेंस होता है। तो जैसे जैसे, अब लोड का वैल्यू कांस्टेंट है, बीम के लिए लोड तो एक ही लगा है। तो जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा, वैसे वैसे मोमेंट का वैल्यू क्या करेगा? वेरी करेगा। अगर हम एक्स बड़ा लेंगे, तो मोमेंट भी बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट जो है वो लोड इनटू डिस्टेंस लिखा है हमने। तो अब इस पॉइंट पर मोमेंट का वैल्यू बड़ा है डी पॉइंट पे या ई पॉइंट पे है? बताओ किस पॉइंट पे बड़ा है वैल्यू? लिखो जरा कमेंट सेक्शन में। देखो एक्स कहाँ बड़ा है? एक्स ई का बड़ा है कि डी का बड़ा है? मोमेंट एट ई इज ग्रेटर देन मोमेंट एट डी इज ग्रेटर देन मोमेंट एट बी। और इन सबसे बड़ा कौन सा है? मोमेंट एट ए। क्योंकि मोमेंट एट ए पे क्यों बड़ा है? क्योंकि वहां पी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स इक्वल टू एल। वहां एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा,
तो P इंटू एल का मोमेंट जनरेट होगा किस एंड पर, इस एंड पर। और इसी मोमेंट के बराबर एक रिएक्शन मोमेंट भी प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बोलते हैं मोमेंट रिएक्शन। क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि ए सपोर्ट जो है वो है एक फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड के पास मोमेंट रिएक्शन होता है। और मोमेंट रिएक्शन कितना प्रोड्यूस होता है? जितना लोड के कारण मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो। अब इस पी लोड के कारण मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? डी पे प्रोड्यूस हुआ, ई पे उससे ज्यादा हुआ। सबसे अधिक प्रोड्यूस हुआ, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हुआ ए पॉइंट पर, क्योंकि वहां पे एक्स का वैल्यू मैक्सिमम था। अब कोई भी तरह का लोड हो, जिस इस क्वेश्चन के हिसाब से कोई भी तरह का लोड हो, चाहे पॉइंट लोड हो, चाहे आपका यूडीएल हो, चाहे जीवीएल हो, हर लोड का जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर आएगा? फिक्स टाइम पे ही आएगा। ठीक है। लोड कोई भी हो, जैसे यूडीएल ले लिए तो अब इसके कारण कहाँ मैक्सिमम होगा? अब देखो, इसके लिए एक्स यहाँ मैक्सिमम है ना। इसका एक्स तो कहाँ से आए निकलेगा? इसके सीजी से कितना डिस्टेंस दूर होगा? तो उसके लिए यहाँ पर एक्स मैक्सिमम। इसलिए इसी तरह से सभी लोड्स के लिए यही कंडीशन है, आपका सपोर्ट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा। इज दिस क्लियर? तो आंसर इज फिक्स्ड एंड। शैल वी मूव अहेड? एक और क्वेश्चन करेंगे। कल हमने इसेंट्रिक लोडिंग केस किया था क्या? अगर ऐसा बीम है, सेंटर पे लोड नहीं लगा था, किसी ए पॉइंट पे लोड लगा था। आई थिंक मैंने करवाया था। मेरे को यहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने करवाया था। तो ये लोड क्या, ये रिएक्शन क्या बनेगा ऑपोजिट स्पैन का? डब्ल्यू इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। और ये रिएक्शन क्या बनेगा? डब्ल्यू इंटू ए अपॉन ए प्लस बी। करवाया था, यस। हाँ, करवाया था। तो इसी पे क्वेश्चन है एक मेरे पास। ये भी एसएससी जी में आया हुआ है। अब हम पढ़ रहे हैं तो आई वॉन्ट टू शो टू, आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो ये आपको डायरेक्टली इस तरह से बीम बनाया है, और ये किसी एक पॉइंट सी पे लग रहा है। ठीक है। 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन लोड लगा है पॉइंट सी पे। और पॉइंट सी जो है वो लेफ्ट हैंड से 1 मीटर दूर है, और राइट हैंड से 2 मीटर दूर है। ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी पॉइंट। तो क्वेश्चन इस तरह से बोलता है, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम as shown in figure, the magnitude of vertical reaction at B is, कहता है बी पर वर्टिकल रिएक्शन कितना होगा। तो क्या पूछ रहा है आपसे? रिएक्शन एट बी पूछ रहा है। ऑप्शन है 20 किलो न्यूटन, 18 किलो न्यूटन, सी है 15 किलो न्यूटन, एंड डी इज 10 किलो न्यूटन। क्या आंसर होगा? तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं आर बी। आर बी क्या होगा? डब्ल्यू इंटू ए, ऑपोजिट स्पैन लेना है, अपॉन ए प्लस बी। डब्ल्यू कितना है? 30। और ए कितना है? 1 मीटर। डिवाइड बाई टोटल स्पैन कितना है? 3। कितना हो गया ये? 10। तो देखो कितना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, लग रहे हैं ना? आपका ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, आंसर इज 10। तो अगर आपने ये फॉर्मूला कल याद किया होता तो आज क्वेश्चन आसानी से हो गया आपका। ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं। क्वेश्चन तो वहाँ आसान ही आएंगे बच्चे, वहाँ जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ आसान ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पर हमें याद नहीं होते हैं वहां पर एग्जाम में। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज हमें आसान लग रहे हैं, क्योंकि हमने कल पढ़ा था।
अब यही क्वेश्चन मैं 10 दिन के बाद पूछूंगा ना आपको, तो आप थोड़ा से घबराओगे इसको देखकर, क्योंकि भूल जाओगे। अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो भूल जाओगे, पर अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। ठीक है, तो आपने रिवीजन करनी है अच्छे से, रिवीजन नहीं छोड़नी। रिवीजन करने का एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो आपने आज पढ़ा उसको भी रिवाइज करेंगे सोने से पहले। ठीक है, और जो कल पढ़ेंगे टुमारो, उसे भी कल रिवाइज करेंगे। और कल का जो पूरा दिन होगा उसको हम, जो पिछला पढ़ा उसको भी रिवाइज करेंगे, इससे जो पीछे पढ़ा उसको भी रिवाइज करेंगे। मतलब ये जो स्ट्रीक है हमारी, ये कम से कम 7 डेज की चलनी चाहिए। 7 दिन का कॉन्टिन्यूस रिवीजन आना चाहिए साइकिल आपका। ठीक है, तो सेवन, किसी भी चीज को 7 बार रिवाइज करो तो फिर उसको महीने बाद रिवाइज कर लो, तो आपको वो याद रहता है। किसी चीज को आपने एक ही बार रिवाइज किया, यानी कि अगर आपने आज पढ़ा, आज आपने एक ही रिवाइज किया, फिर उसको रिवाइज नहीं किया महीने तक, तो आपको भूल जाएगा। वो इनफैक्ट आपको हफ्ते में ही भूल जाएगा। बट अगर आप किसी चीज को जितनी बार ओवरलैपिंग करेंगे रिवीजन की, उतनी बार आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड तक वो पहुंचेगा और आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो हमें बहुत सारी ओवरलैपिंग करनी है। आपने एक लेयर की रिवीजन, फिर 2 लेयर की, फिर 3 लेयर की, ऐसे 7 करनी है। उसके बाद आप उस चीज को 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद देख सकते हो। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? कंसिस्टेंसी। ठीक है, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। बस सोचना है कि मुझे रोज पढ़ना है, और ये चीज आपको 6 महीने तक करना है। ठीक है, अगर आप लेक्चर लगा रहे हो क्लास में 1.5 घंटा, आपको इसको रिवीजन करने में टाइम लगेगा, मान लो 1 घंटा। 1 आवर इसको रिवीजन करोगे, पूरे हाथ से इसके नोट्स लिखोगे, अगर आपके नोट्स फेयर नहीं है, पूरा सब करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको 1 घंटा क्वेश्चन भी लगाने हैं इस पर, करंट टॉपिक पे। और बाकी का जो टाइम है वो पिछले दिनों का रिवीजन करना है। इसको छोड़ नहीं देना यहीं पे, पिछले दिनों का रिवीजन करना है, उसके लिए 2-3 घंटे अलग से रखो। ठीक है, तो 5-6 घंटे आपको, 5 to 6 आवर्स आप पढ़ाई कर लो 6 महीने तक, 180 डेज तक। तो सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, बट ये कर पाना मुश्किल है। मोटिवेट होना बहुत आसान है, कि आज मैंने वीडियो देखा मोटिवेशन वाला, तो मुझे बहुत मजा आया, तो आज मैंने पढ़ लिया, 4 की बजाय 8 घंटे पढ़ लिया। पर वो मोटिवेशन आपका ड्रॉप हो जाएगा तीसरे दिन। उस दिन हो सकता है आप 1 घंटा भी ना पढ़ो। देखो, रोज 5-6 घंटे पढ़ पाना 180 दिन, ये चैलेंज है। इसे कंसिस्टेंसी कहेंगे, इसी से ही सिलेक्शन होगा। क्या चीजें क्लियर हुई हैं? अगर आपको सुनने का अच्छा लगा तो एक बार यस लिखेंगे, हम आगे चलें। ठीक है, कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, कंसिस्टेंट रहेंगे आप 180 दिन तक, तो सिलेक्शन 100% होगा। कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा पोस्टें होती हैं, 400+, 400+ पोस्टें तो पूरे सेंटर में नहीं आती हैं एक बार में। अभी पोस्ट आई नहीं है, वो वेरी कॉन्फिडेंट कि 400+ आएंगी, क्योंकि सब बोल, क्योंकि इतनी पोस्ट रेफर हुई हैं। अगर इतनी पोस्टें आती हैं, दस दीज आर सफिशिएंट नंबर ऑफ पोस्ट, किसी भी सब्जेक्ट में इतनी पोस्ट नहीं आती हैं अब। ठीक है, अगर मैं पूरे इंडिया में बात करूँ, एसएससी जेई का एग्जाम होता है, वो 500-600 पोस्ट लेता है पूरे इंडिया में, और वहां पूरी स्टेट्स का कंपटीशन है, यूपी, बिहार, दिल्ली। सोचो आप क्या कंपटीशन होगा अभी। और हमारे यहाँ पे सिर्फ हमारे स्टेट के बच्चों का कंपटीशन। तो पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और 180 दिन तक कंसिस्टेंट रहना, दिस इज द रूल। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव fourth loading condition, what it is called as external couple। एक्सटर्नल कपल को हम किससे डिनोट करते हैं? एम नॉट से भी कर सकते हैं, एम ई से भी कर सकते हैं, या केवल एम से भी कर सकते हैं, किसी भी से भी वो डिनोट करके देगा आपको। ठीक है, दिस इज द बीम। ठीक है, और ये अगर पॉइंट, ऐसे एक पॉइंट होगा और उस पे इस तरह से लगेगा ये, एम नॉट, ए, बी, सी। और इस एक्सटर्नल कपल के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बिकॉज
अ मोमेंट, तो मोमेंट किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट का यूनिट क्या रहेगा? किलो न्यूटन मीटर। क्योंकि ये मोमेंट है तो इट इज ऑलरेडी अ प्रोडक्ट, इट इज ऑलरेडी अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि ये मोमेंट है, इट इज ऑलरेडी अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स जिसका यूनिट क्या है? किलो न्यूटन। और डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। इट इज क्लियर? ओके। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप इस बीम को देखिए, दिस इज द बीम ए बी। ठीक है, दिस इज द बीम ए बी, जिसके ऊपर ब्लू कलर का ये मोमेंट लग रहा है ना? दिस मोमेंट इज एक्टिंग, और ये मोमेंट किस डायरेक्शन में बीम को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है? बीम पर एक नेट रोटेशन दे रहा है। किस डायरेक्शन में दे रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, इट इज ट्राइंग टू रोटेट द बीम इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज दिस क्लियर? अब बीम को रहना होता है किसमें? इक्विलिब्रियम में रहना होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो बीम पर ऐसा रोटेशन नहीं चाहिए, तो बीम क्या करेगा? बीम कोशिश करेगा किसी तरह से इस रोटेटिंग मोमेंट को रोकने का, है ना? किसी तरह से इस रोटेटिंग मोमेंट को रोकने का। अब देखिए, अगर ये कैंटिलीवर बीम होता, अब मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अगर ये कैंटिलीवर बीम होता, तो कैंटिलीवर बीम होता तो अगर उसके में यहाँ पर स्पैन में कहीं मोमेंट लगाता इस तरह से, ये मैंने कौन सा लगाया? एंटी क्लॉकवाइज लगाया। तो ये रोटेशन रोकने के लिए उस कैंटिलीवर बीम के पास एक ऑलरेडी मोमेंट रिएक्शन अवेलेबल था, तो वो ऑपोजिट ड्रॉ हो जाएगा, इसके ऑपोजिट प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू एम नॉट है, तो ये भी एम नॉट वैल्यू का ही प्रोड्यूस हो जाएगा। काउंटर कैसे हो रहा है? ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज डेवलप हो गया। तो ये काम तो इसका रेजिस्टेंस जो मैकेनिज्म है वो सक्सेसफुल हो गया। बीम ने अपना रोटेशन के जो रोटेशन आया, उस रोटेशन के ऑपोजिट बीम के पास रोटेटिंग कप अंदर से मोमेंट था, रिएक्शन फॉर्म में वो उसने प्रोड्यूस कर दिया सपोर्ट ने, तो इसका काम खत्म। बट यहाँ पर जो बीम है, अगर इस बीम पर आप ध्यान दें, इस बीम के पास क्या कपल ऐसा कोई सपोर्ट है क्या फिक्स, जो कपल देगा, जो मोमेंट रिएक्शन देगा? यस और नो? क्या सिंपली सपोर्टेड बीम के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिससे वो इस तरह की रोटेशन रोक पाएगा? सिंपली सपोर्टेड बीम के पास ऐसा कोई भी फिक्स्ड एंड नहीं है। क्योंकि इसके पास ऐसा फिक्स्ड एंड नहीं है और रोटेशन को तो रोकना है, तो वो किसकी हेल्प से रोकेगा? इट विल टेक हेल्प ऑफ इट्स वर्टिकल रिएक्शंस। वर्टिकल रिएक्शन से कैसा? आपका एक रिएक्शन जो राइट एंड पे है वो बनेगा अपवर्ड, और एक रिएक्शन बनेगा डाउनवर्ड। ये ऐसा क्यों बना? अगर आप इसको देखो तो ये डाउनवर्ड रिएक्शन से, इसका एरो देखो, इसका एरो देखो, तो डाउनवर्ड से कैसा रोटेशन सेंस दे रहा है? ऐसा। ठीक है, और ये फोर्स कैसे दे रही है? अपवर्ड दे रही है। तो कौन सा कपल बन गया? बताएं मुझे। बीम ने कौन सा कपल जनरेट कर दिया? इट्स ए एंटी क्लॉकवाइज कपल, विच इज जस्ट ऑपोजिट टू दी एक्टिंग क्लॉकवाइज कपल। अगर बीम के पास इस तरह का फिक्स्ड एंड नहीं है, तो बीम क्या करेगा? अपना एक रिएक्शन अपवर्ड प्रोड्यूस करेगा, एक रिएक्शन डाउनवर्ड प्रोड्यूस करेगा। और क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दो फोर्सेस हैं, तो ये एक कपल जनरेट हो गया। ठीक है, तो कपल कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा? जो एक्टिंग कपल होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जनरेट होगा, तो वो काउंटर हो जाएगा, तो आपका काम सक्सेसफुल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बन गया। इज दिस क्लियर? अब आपने पहली बार देखा कि सिंपली सपोर्टेड बीम में एक डाउनवर्ड रिएक्शन आया। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव सीन। अगर यही मैं ऑपोजिट यहाँ मूवमेंट लगा दूं, मैं एक और बीम देता हूँ आपको, आप इस पे ऑपोजिट मूवमेंट लगा दो एक्सटर्नल। पहले था क्लॉकवाइज, अब है एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे सारे बच्चे, कौन सा रिएक्शन अपवर्ड होगा, कौन सा रिएक्शन डाउनवर्ड होगा बीम के ऊपर। अभी ने रोकना तो है रोटेशन को, तो कैसे रोकेगा? एक रिएक्शन ऊपर करके, एक रिएक्शन नीचे करके, मूवमेंट जनरेट करके। अब मुझे बताया कौन सा रिएक्शन, लेफ्ट वाला ए वाला रिएक्शन अपवर्ड आएगा कि डाउनवर्ड आएगा? आर ए अपवर्ड आएगा। वेरी गुड उज्जवल।
आर ए आपका अपवर्ड आएगा। देखो अपवर्ड एरो है, तो आपका रोटेशन कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। और ये वाला कैसे आएगा? ये नीचे की तरफ आएगा। आर बी आपका डाउनवर्ड आएगा, आर ए आपका अपवर्ड आएगा। दिस इज हाउ वी सी द रिएक्शंस फॉर्मिंग इन केस ऑफ ए मोमेंट, एक्सटर्नल मोमेंट केस। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर है? तो कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आपको ये क्लैरिटी आ गई कि एक डायरेक्शन अपवर्ड आना है, एक डाउनवर्ड आना है, बट हाउ टू सॉल्व दिस। सो दिस वाज द केस। एम नॉट। आप मान लीजिए, आप दोनों रिएक्शन को अपवर्ड मान लो। लेट्स से आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा रिएक्शन अपवर्ड है कौन सा डाउनवर्ड है। आप दोनों को ही अपवर्ड मान लो, जैसे हम हमेशा मानते हैं। ठीक है। और कन्वेंशन तरीके में हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू इन कन्वेंशन मेथड, वी टेक फर्स्टली वी टेक मोमेंट समेशन जीरो। कहाँ पे ले लेंगे? बी एंड पे जीरो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम कहाँ से करेंगे? अब लेफ्ट से करेंगे। तो क्या लिखेंगे? आर ए इंटू एल। बी एंड पे लिख रहे हैं ना, तो ये डिस्टेंस कितना एल है? आर ए इंटू एल, क्योंकि क्लॉकवाइज हमने माना, क्योंकि हमने आर ए को अपवर्ड लिया, तो ये कौन सा मोमेंट देगा? क्लॉकवाइज देगा। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो, क्योंकि अब सैगिंग मोमेंट को पॉजिटिव मानते आए हो अभी तक, इसको पॉजिटिव मान लो। अब मुझे बताएं नेक्स्ट लोड कौन सा है? एम नॉट, है ना? और आरबी वाला तो लेना नहीं है, आरबी का इफेक्ट नहीं आएगा पॉइंट बी पे। तो एम नॉट लेना है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या एम नॉट के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा? एम नॉट इंटू कुछ डिस्टेंस करूं, या सिर्फ एम नॉट लिखूं? दिस इज माई क्वेश्चन। लिखें कमेंट सेक्शन में, एम नॉट के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, आपका कमेंट नहीं आ रहा है। एक भी बच्चा लिख देगा सही तो मैं आगे करूंगा। गलत ही लिख दो, कोई बात नहीं। जस्ट मेक दिस क्लास इंटरेक्टिव। नहीं आएगा, वेरी गुड। एम नॉट के साथ डिस्टेंस नहीं मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज वी आर राइटिंग मोमेंट, वी आर राइटिंग मोमेंट्स, और एम नॉट ऑलरेडी एक मोमेंट है। हम क्या लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं मोमेंट का समेशन। अगर आप यहाँ पे गौर करें, तो हमने आर ए के साथ एल मल्टीप्लाई किया है, मतलब किलो किलो न्यूटन के साथ मीटर को मल्टीप्लाई किया है। तो एम नॉट का तो यूनिट ऑलरेडी किलो न्यूटन मीटर है, इसके साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसको डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको अब इक्वेशन कंप्लीट करनी है, तो ये जीरो लिख दिया, इक्वेशन कंप्लीट होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका आर ए क्या आएगा? आर ए इक्वल टू एम नॉट, वहां माइनस चला हो जाएगा, माइनस एम नॉट डिवाइड बाई एल। इस माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस साइन का ये मतलब है कि आपका जो रिएक्शन आपने सोचा था अपवर्ड, वो बेसिकली अपवर्ड नहीं है, वो रिएक्शन है डाउनवर्ड रिएक्शन है। आपने सॉल्व किया आर ए को अपवर्ड मान के, पर माइनस साइन आ गया ना, तो उसका मतलब कि वो अपवर्ड नहीं है, वो डाउनवर्ड है। तो अब रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज कर लो। अब रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज कर लो, सही वाला बना लो। सही डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। आर ए, और आर ए का वैल्यू कितना है? एम नॉट बाई एल। इज दिस क्लियर? और अगर दूसरा इक्वेशन, दूसरा फोर्स निकालना है, तो हम उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज ऑन ए बीम इक्वल टू जीरो। तो मुझे ये बताओ कि मैं क्या इक्वेशन, इस इक्वेशन के कारण क्या लिख सकता हूँ? मैंने क्या माना था? अभी भूल जाओ कि आया क्या है। अब हमने माना क्या था? आर ए प्लस आर बी। किसको रोक रहे, किसको मिलके रोक रहे हैं? इक्वल टू क्या लिखूं? एम नॉट लिखूं? शैल आई राइट एम नॉट हेयर, यस और नो? लिखो कमेंट में। उज्जवल, यू जस्ट गॉट ट्रैप्ड। यहाँ पर एम नॉट नहीं लिख सकते हैं बच्चे। क्यों नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे एम नॉट इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एम नॉट एक वर्टिकल लोड नहीं है।
ये आपका सबमिशन है वर्टिकल फोर्सेस का, ना कि मूवमेंट का। अंडरस्टूड? तो आप लोग, आपने क्या लिखा, आर ए प्लस आर बी मिलकर किसी को नहीं रोक रहा है। तो इसका मतलब यही है ना कि आर ए आपका डाउनवर्ड है, तो वो माइनस आर बी के बराबर हो गया। अभी तो इसको डाउनवर्ड करेंगे अभी हम। ठीक है, आर ए का वैल्यू कितना आया, पुट करो अब, एम नॉट बाई एल। ठीक है, तो ये आपका आर बी आ गया। ठीक, आर ए का वैल्यू हमने पुट किया माइनस, वन सेकेंड, माइनस एम नॉट बाई एल, क्योंकि आप आर ए अपवर्ड के साथ काम कर रहे थे इस इक्वेशन में। तो यहाँ माइनस आर बी था, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अगर एक्चुअली सी बात है कि अगर एक रिएक्शन डाउनवर्ड है और वर्टिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो आर बी कहाँ जाएगा, अपवर्ड ही जाएगा। और वैल्यू कितना आएगा, एम नॉट बाई एल। तो अब देखो एक चीज यहाँ से टेक अवे हो गया, आपके पास अगर बीम पर मोमेंट लग रहा है एम नॉट, ठीक है, अब कितना भी मोमेंट लगा हो बीम पर, एम नॉट टू, एम नॉट थ्री, एम नॉट फोर, एम नॉट, आप सिर्फ एम नॉट को डिवाइड बाई एल करो, तो आपका रिएक्शन आ गया, आपका रिएक्शन आ गया। ठीक है, यू फाउंड आउट दी वर्टिकल रिएक्शन। अब वो बात अलग है, ऊपर कौन सा जाएगा नीचे कैसे जाएगा, वो मैंने डायरेक्टली देखने का तरीका भी आपको बता दिया। इज दिस क्लियर? राइट डाउन दीज स्टेप्स फर्स्ट, फिर हम इसमें डिस्कशन करते हैं आगे। आज के बाद आप लोग मोमेंट के कारण डायरेक्टली रिएक्शन को लिख सकते हो एम बाई एल। अगर मोमेंट एम है तो एम बाई एल लिख देना सीधा। ऊपर कौन सा जाएगा नीचे कौन सा जाएगा वो वैसे ही देखेंगे जैसे हमने देखा पीछे, रोटेशन ड्रॉ करके। ये सब नहीं करेंगे जो राइट में किया। ओके, इस स्टेप को अवॉइड करेंगे अब। डन। ओके, तो अब देखिए, अब मैंने कैसे सोचना है, कैसे करना है। दिस इज ए बीम, और ये आपका रोटेशन आया था एम। ठीक है, मानो एक और रोटेशन लग गया, टू एम लग गया। एक ही बीम पर दो रोटेशन लग गए, दो मूवमेंट लग गए एक्सटर्नल। मुझे बताया रिएक्शन कितना आएगा, बीम पर नेट रोटेशन कितना है। देखो क्लॉकवाइज है एम, एंटी क्लॉकवाइज कितना है, टू एम, तो नेट कितना बचा, नेट तो बचा ना एंटी क्लॉकवाइज एम का। इज इट क्लियर? तो एंटी क्लॉकवाइज का एम बचा, तो बीम काउंटर मोमेंट जनरेट करना चाहेगा, तो बीम क्या देगा, काउंटर मोमेंट क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए कौन सा रिएक्शन अपवर्ड आएगा, लेफ्ट वाला अपवर्ड आएगा, राइट वाला डाउनवर्ड आएगा। और वैल्यू कितना रख सकते हो, एम बाई एल, एम बाई एल। देखो हो गया आसान। अब वो स्टेप सारे अवॉइड हो गए। हमने देख लिया अपने इस तरीके से कि कौन सा रिएक्शन अपवर्ड है कौन सा डाउनवर्ड है, उस चीज का कंफ्यूजन ही नहीं रहा अब हमें। आप नेट मोमेंट निकालो और उसको डिवाइड बाई एल कर दो, आपका रिएक्शन बन गया। इज इट क्लियर? ड्रॉ दिस। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? अगर क्लियर है तो यस लिखेंगे। चले आगे। ओके, अब एक और क्वेश्चन लो। बताएं आर ए आर बी कितना होगा, यू फाइंड आउट बाई योर सेल्फ एंड रिपोर्ट मी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर बी, कौन सा रिएक्शन अपवर्ड होगा कौन सा डाउनवर्ड होगा, इसको बाद में ड्रॉ करते हैं। विच रिएक्शन इज अपवर्ड एंड विच रिएक्शन इज डाउनवर्ड।
ठीक है। अब मुझे बताएं बीम पर नेट रोटेशन कितना आ रहा है। बीम पर देखिए, ये भी क्लॉकवाइज कपल है। जो मैंने लेफ्ट में ड्रॉ किया दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। जो राइट में ड्रॉ किया दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। तो नेट कितना आ रहा है, 6 किलो न्यूटन मीटर का कपल। ठीक है, तो ये आपका एम हो गया, नेट आ गया 6। और रिएक्शन कैसे निकालना है, डिवाइड बाई एल करके। अब बीम क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो जो रेजिस्टेंस बनेगा मूवमेंट वो किससे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए कौन सा अपवर्ड लेके जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका ये है, तो कौन सा अपवर्ड लेके जाने का, ये। और जब घूम के इधर से आएगा तो ये रिएक्शन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो आपका आर बी अपवर्ड आया है, आर ए डाउनवर्ड आया है। आर ए का वैल्यू कितना है, 6/L। तो कितना हो गया, 1 किलो न्यूटन। आरबी भी कितना आएगा, 1 किलो न्यूटन अपवर्ड। तो इसका आंसर था 1 किलो न्यूटन। क्या सबको क्लियर हुआ हाउ टू सी रिएक्शंस इन दिस केस वेयर द एक्सटर्नल मूवमेंट्स आर हैपनिंग। डन। प्लीज राइट यस इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, गुड। नोट हो गया बच्चे, ये नोट इट डाउन। ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सुनिए मुझसे। ए सिंपली सपोर्टेड बीम carrying a concentrated moment m equal to 2 kilonewton meter at the mid span। स्पैन का जो लेंथ है, स्पैन जो है बीम का, दैट इज 6 मीटर। ठीक है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम shear force। व्हाट विल बी द मैक्सिमम shear force। ऑप्शन ए 1/3 किलो न्यूटन। ऑप्शन बी 3 किलो न्यूटन। ऑप्शन सी 2 किलो न्यूटन। ऑप्शन डी 0। व्हाट विल बी द मैक्सिमम shear force। बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ये आपका आ गया, सिंपली सपोर्टेड बीम, और कहता है मिड स्पैन पे आपको मोमेंट लग रहा है कितना, 2 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, और इसका जो एल है दैट इज 6 मीटर। तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ने कुछ नहीं बताया, है ना, कि मोमेंट क्लॉकवाइज लगा है एंटी क्लॉकवाइज नहीं लगा है, उसके बारे में उसने बात भी नहीं की। और ना ही ऑप्शन में पूछा है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट है तो क्या रिएक्शन आएगा, रिएक्शन कैसा आएगा, आपका रिएक्शन मोमेंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन अपवर्ड जाएगा, राइट वाला। डाउनवर्ड कौन सा आएगा, लेफ्ट वाला। इज दिस क्लियर। और कितना वैल्यू होगा, 2/6 m/n और 2/6। तो कितना आ गया, 1/3 और 1/3।
ठीक है, ये क्लियर है। अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं इसका। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा? लेफ्ट से। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो डाउनवर्ड लोड आएगा आपका। डाउनवर्ड लोड आया, कितना आ गया? 1/3। ठीक। अब मुझे बताएं, इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा? ये पॉइंट है ACB। क्या ए से लेके सी तक कोई लोड है बीच में? तो शेयर फोर्स कैसे लेके जाऊं, कितनी डिग्री से लेके जाऊं? राइट डाउन प्लीज। A to C शेयर फोर्स कैसे लेके जाऊं, 0 डिग्री से 1 डिग्री से? राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। 0 डिग्री से। तो मैं सी तक चला गया 0 डिग्री। अब क्या करूं सी पॉइंट पे? सी पॉइंट पे क्या करूं, सोचो जरा। सी पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है, उसको इस डायग्राम में अकाउंट फॉर करूं या ना करूं? यस और नो। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सोचिए, गलत दे दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। सी पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है 2 किलोन्यूटन मीटर का। इस मोमेंट को शेयर फोर्स में इंक्लूड करूं कि ना करूं? बिल्कुल सही बोला। ये मोमेंट है और हम बना क्या रहे हैं? शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम में मोमेंट नहीं शो होते। शेयर फोर्स डायग्राम का क्या मतलब होता है? अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स को शो करना। तो हम सिर्फ वर्टिकल फोर्स को शुरू शो कर रहे हैं। ए से लेके बी तक जितना भी स्पैन है, उस पूरे स्पैन में किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, लेट से ये मैंने पॉइंट लिया, इसके लेफ्ट में एक फोर्स है, ये रिएक्शन डाउनवर्ड, और इसके राइट में एक फोर्स है, अपवर्ड रिएक्शन। इसके अलावा कुछ और शो नहीं होगा शेयर फोर्स डायग्राम में। तो हमारे लिए ए से लेके बी तक कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन पूरी बी तक जानी थी। ठीक है। तभी मैं आपसे पूछ रहा था क्या करें। ये स्ट्रेट लाइन पूरा बी तक जाएगा एंड तक, और एंड पे जाके आपको एक वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शन मिलेगा, और ये आपका फिर बेस लाइन से ज्वाइन हो जाएगा। अब इसके अंदर साइन क्या आएगा? अब आपकी बेस लाइन के नीचे बनाया तो साइन क्या आएगा? माइनस। अगर शेयर कन्वेंशन का साइन कन्वेंशन याद करें शेयर फोर्स का, तो हमने कहा था कि अगर नेट फोर्स डाउनवर्ड है लेफ्ट में और राइट में अपवर्ड है तो साइन क्या आता है? नेगेटिव। अगर लेफ्ट में अपवर्ड हो और राइट में डाउनवर्ड हो तो साइन क्या आता है? पॉजिटिव। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनी? 1/3 किलो न्यूटन थ्रू आउट। तो अब ऑप्शन जैसे मर्जी वेरी कर लो। 1/3 किलो न्यूटन थ्रू आउट, शेयर फोर्स में एक रेक्टेंगल बनेगा, ये भी क्वेश्चन में डेवलप हो सकता है। शेयर फोर्स के डिग्री क्या होगा? 0 डिग्री होगा। इज दिस क्लियर? दिस इज हाउ वी ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम इन दिस केस। अंडरस्टूड? अरे नो, समझ आ गया सबको? डन। इसको नोट कर लिया आपने? ओके। अगर ये नोट है तो मेरे से आज का एक लास्ट सवाल है मेरे पास आपके लिए। इफ दिस इज अ कैंटिलीवर बीम, ये कैंटिलीवर बीम है और इसके एंड पे एक मूवमेंट लगा है ऐसा, M0। तो मुझे बताएं इसका शेप फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा? सोचो जरा। क्या इस M0 की वजह से यहाँ क्या रिएक्शन डेवलप होगा? वर्टिकल क्या मोमेंट डेवलप होगा? बताएं क्या डेवलप होगा? मोमेंट तो डेवलप होगा, क्योंकि आपके पास लोडिंग में एक्सटर्नल मोमेंट लगा है, तो इसके पास इंटरनल मोमेंट है, उसका काम ही है मोमेंट को रोकना। तो वो मोमेंट डेवलप हो जाएगा किसके बराबर? M0 के बराबर। क्या वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा? दिस इज माय क्वेश्चन। क्या वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा? कमेंट सेक्शन में करेंगे कमेंट। क्या वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा? उज्जवल, अजय, वंशिका, कमॉन। लक्ष्मी, यूर आल्सो इन द क्लास।
नो, वेरी गुड। ये वर्टिकल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि इस केस में आपके पास जो मोमेंट लगा उसको डायरेक्टली टेक कर लिया किसने, इंटरनल मोमेंट ने। और बीम पर वर्टिकल रिएक्शन तभी आएगा जब बीम पर वर्टिकल लोड एक्ट करेगा। तो बीम पर वर्टिकल रिएक्शन नहीं आया। बट हमने पिछले केस में ये देखा कि जब हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम था, उस केस में हमारे वर्टिकल रिएक्शन डेवलप हो गए थे। वो क्यों हुए थे? एक ऊपर हुआ था, एक नीचे हुआ था। वो क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर बीम के पास एक्सटर्नल मूवमेंट को रोकने के लिए इस फिक्स्ड एंड की तरह कोई मोमेंट रिएक्शन अवेलेबल नहीं था। देयर वाज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर द बीम। बीम ने वो मोमेंट को रोका है बाय द प्रोडक्शन ऑफ इट्स वर्टिकल रिएक्शन। वो भी एक ऊपर एक नीचे करके, वो नेट में कैंसिल हो जाती है। ठीक है, वो बराबर वैल्यू की बनती हैं, और बराबर वैल्यू की बनती हैं इस मोमेंट के कारण। ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे हो जाती है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम में वो बराबर आ जाती है। समझ के बात? तो इस केस में वर्टिकल रिएक्शन बना था। कैंटिलीवर के केस में नहीं बनेगा, तो आर ए कितना रहेगा? जीरो। तो अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूं, तो ये मैंने बेस ड्रॉ किया, तो लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे तो आर ए जीरो है, तो कुछ नहीं जाएगा ऊपर, कुछ नहीं जाएगा, तो पूरी बीम पर कुछ नहीं होगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम बस एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन कैसे बनता है? देर इज ए कैंटिलीवर कैरिंग अ मोमेंट, एक्सटर्नल मोमेंट एम नॉट ओनली। कहीं भी लगा दो। अब मोमेंट का क्या है कि कहीं भी लगा दो, आप इधर लगा दो, इधर लगा दो, कहीं पे भी लगा दो ना, तो उसको एल के साथ तो मल्टीप्लाई होना नहीं है। जहां भी मोमेंट लगेगा उसके ऑपोजिट में मोमेंट डेवलप हो जाएंगे। मानो कि 3 एम लग गए, मानो कि ये 3 एम नॉट ही लग गए हैं, तो यहाँ एम ए कितना डेवलप हो जाएगा? यहाँ एम ए कितना डेवलप हो जाएगा? 3 टाइम्स एम नॉट। पर क्या वर्टिकल रिएक्शन फॉर्म होगा? नहीं होगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या रहेगा? जस्ट एक स्ट्रेट लाइन। एम आई क्लियर? ठीक है। ओके। किसी को कोई डाउट?